नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बजट सत्र की। दरअसल बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन आज है और आज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, सवाल जवाब होंगे। तो आज भी बजट पर बहस होनी है। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन। कई अहम मुद्दे आज विपक्ष उठा सकता है जिस पर सवाल जवाब होंगे। बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आपको बता दें कि तीसरा दिन आज है। 2 दिन से लगातार बहस चल रही है बजट पर। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था, जिसको लेकर कई सवाल विपक्ष उठा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह की फीस बांटी गई हैं, आखिरकार इतनी बड़ी घोषणाओं के लिए सरकार कहां से पैसा लाएगी। प्रश्नकाल से शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। वहीं 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र इस बार होली के बाद तक चलेगा। कार्य सलाहकार समिति में सदन का कामकाज तय किया गया, जिसे सदन के पटल पर रखा गया और बीएसी की बैठक में तय हुआ कि 17 को सदन में प्राइवेट बिल लाए जाएंगे। उसके बाद 27 तारीख तक सदन में अवकाश रहेगा। 28 से 4 फरवरी तक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। फिर बाद में 5 से 8 फरवरी तक होली का अवकाश रहेगा, मतलब मार्च में रहेगा अवकाश, और 9 और 10 और 11 मार्च तक भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। ऐसे में इस बार 15 मार्च तक सदन चल सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो इस बार जो सदन है वो लंबा चलेगा। 15 मार्च तक ये सदन चल सकता है। आज भी ऐसी संभावना है कि लगभग वही 2 दर्जन से करीब माननीय सदस्य आज भी चर्चा करेंगे, कल भी करेंगे, 15 को भी करेंगे और 16 को भी करेंगे। फिर 16 को बाद में फिर सदन के नेता उस पर जवाब देंगे और 17 को फिर जो है वो 2 प्राइवेट बिल रखे जाएंगे और उसके बाद के अंदर फिर अवकाश रहेगा 27 तारीख तक और 28 तारीख को फिर विधानसभा का वापस सत्र चलेगा और फिर जो है डिमांड चालू हो जाएगी 28, 1, 2, 3, 4 तक और फिर होली की छुट्टियां होगी 8 तक और 9, 10, 11 फिर डिमांड पे चर्चा होगी। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर अपडेट सामने आया है। आज होने वाली प्रवर समिति की बैठक स्थगित हो गई है। वहीं राइट टू हेल्थ बिल पर बवाल थम नहीं रहा है। लगातार विरोध जारी है। चिकित्सकों का राइट टू हेल्थ बिल का विरोध चल रहा है। अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना का बहिष्कार रखा है। साथ ही सरकारी योजनाओं को लेकर भी साफ तौर पर निजी चिकित्सक कह चुके हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। राइट टू जो हेल्थ है वो बिल एक तरीके से राइट टू किल है। और अब जानकारी ये मिल रही है प्रवर समिति की आज जो बैठक होनी थी उसको लेकर अपडेट ये कि वो बैठक स्थगित। कब होगी प्रवर समिति की बैठक, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन इस सबके बीच में उम्मीद थी कि प्रवर समिति की बैठक होगी। जो कंसर्न्स हैं डॉक्टर्स के वो शामिल होंगे, सुझाव शामिल होंगे और इसके बाद कुछ बेहतर स्थिति अंडरस्टैंडिंग की बन सकती है। लेकिन अब खबर है कि प्रवर समिति की बैठक स्थगित। युवा बेरोजगारों से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला है। आज प्रदर्शन, बजट में कई भर्तियों की घोषणा न होने से दरअसल ये युवा नाराज हैं और इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। नई भर्तियों घोषित करने की मांग, इसके साथ ही अजमेर में मारपीट करने वाले सीआई को निलंबित करने की भी मांग की गई है। आपको याद होगा अजमेर से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवाओं पर लाठीचार्ज करती हुई पुलिस नजर आई थी। ऐसे में यहां पर युवा बेरोजगारों की मांग है कि सीआई को निलंबित किया जाए। इसके साथ साथ जो बजट में घोषणा खासतौर पर नई भर्तियों को लेकर नहीं हुई है, ऐसा मानना है युवा बेरोजगारों का और इसी को लेकर नाराजगी दर्ज कराने के लिए आज विरोध प्रदर्शन होगा। सरकार से मांग की नई भर्तियों की घोषणा की जाए। जयपुर से बड़ी खबर, युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल। आज प्रदर्शन बड़े स्तर पर युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। नई भर्तियां घोषित करने की मांग यहां पर युवा बेरोजगारों की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि बजट में हमारे लिए निराशा हाथ लगी है। अजमेर में जो एक प्रकरण सामने आया था जिसमें युवाओं पर लाठीचार्ज करती हुई पुलिस दिखी थी, उसको लेकर भी नाराजगी है और साथ ही पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग युवा बेरोजगार कर रहे हैं। युवा बेरोजगार का जो बड़ा चेहरा है उपेन्द्र यादव, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन होगा। युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन, नई भर्तियों की घोषित करने की मांग युवा बेरोजगार कर रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और लगातार अपने दर्शकों को हम महत्वपूर्ण खबरें दिखा रहे हैं। कोटा से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर 37 घंटे बाद भी छात्र का शव नहीं उठा। मोर्चरी के बाहर रात भर परिजन डटे रहे। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर दरअसल परिजन नारेबाजी करते हुए नजर आए। फैक्ट्री में काम करते वक्त छात्र की मौत हो गई थी। 17.5 का उम्र का ये युवा था और एक तरीके से लेबर लॉज का उल्लंघन इसमें भी सामने आया। हालांकि उद्योग नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परिजनों का कहना है कि एक तरीके से फैक्ट्री की पूरी तरह से लापरवाही है और इसीलिए हम मुआवजे की मांग करते हैं। मोर्चरी के बाहर रात भर ये परिजन डटे रहे। रात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर 37 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके छात्र का शव अब तक नहीं उठा है। करता था 11वीं क्लास में, उसको ठेकेदार बुलाया जबरदस्ती काम के लिए। बच्चा चुपके से घर गया काम करने के लिए। बच्चा उधर कैसे हुआ, बच्चे की डेड बॉडी मुझे यहाँ मिली है बच्चे की। आपकी बात हुई पुलिस प्रशासन से या जो कंपनी के मालिक थे? लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। अभी तक मालिक भी नहीं है, बच्चे को देखने भी नहीं आए। बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरे से बातचीत नहीं हुई उनकी। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या हुआ? पुलिस की समझाइश के बावजूद भी क्या परिजन नहीं मान रहे? देखिए, परिजनों में भारी आक्रोश है कि मात्र 17-18 साल के बच्चे को फैक्ट्री प्रबंधक ने अपनी फैक्ट्री में बुलाया और बिना सुरक्षा के भारी भरकम काम करवाया। इसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक मौत के बाद सूचना तक उनको समय पर नहीं दी गई और मौत के बाद भी उनकी लापरवाही इस कदर है कि वो मौके पर पहुंच के सांत्वना तक नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब परिजन वो आक्रोश व्यक्त कल भी कर चुके थे, नारेबाजी प्रदर्शन कर चुके थे मोर्चे के बाहर और देर रात से ही ये परिजन अभी भी शव उठाने से इनकार करते हुए डटे रहे मोर्चे के बाहर। और फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन समझाइश का कोई खास असर नहीं पड़ा। वो 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधक ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन अभी भी शव की दुर्गति हो रही है। करीब 36 घंटे से शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हालांकि माना जा रहा है 37 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, अच्छा खासा ये वक्त होता है। ऐसे में पुलिस क्या सोच रही है, किस तरह से अब समझाइश होगी और फैक्ट्री प्रबंधन का इसमें क्या रुख है? क्या कार्रवाई भी अभी तक हुई है या नहीं? देखिए, फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई और इसी कारण ये जो परिजन है आक्रोश व्याप्त जता रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि उसको उचित मुआवजा दिलवाने के साथ साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मात्र 17-18 वर्ष जो 11वीं में पढ़ने वाले छात्र को न केवल फैक्ट्री में बुलाया जाता था बल्कि भारी भरकम काम करवाया जाता था। तो ये बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है, इसी लापरवाही को लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है और फिलहाल सब उठाने से इनकार जो है 37 घंटे से कर चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई पुलिस करती है। और प्रकाश बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। कोटा से अगली खबर है, जहां पर छठी मंजिल से गिरकर छात्र की मौत का मामला सामने आया है। मामले को लेकर यूआईटी टीम भी अलर्ट हो गई है। अवैध बिना सुरक्षा की ऊंची इमारतों पर अब कार्रवाई होगी और साथ ही ऊंची इमारतों को सीज किया जाएगा। एक और निर्माणाधीन हॉस्टल को भी सीज किया गया। आवासीय भूखंड पर बिना सेटबैक के ये निर्माण हो रहा था। छठी मंजिल से दरअसल छात्र की गिरकर मौत हो गई थी और अब इसको लेकर यूटीआई बेहद सख्त कार्रवाई के रूप में अब तक क्या हुआ यूटीआई की तरफ से? ओम प्रकाश, देखिए, यूआईटी नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन, अग्निशमन की विभाग की टीमें लगातार, जब न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, हॉस्टल के छठे माले से गिरकर कोचिंग छात्र की लाइव मौत का मामला सामने आया था और जब न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लेकर पूरी जो हकीकत बयां की थी, उसके बाद में ये जिला प्रशासन और यूआईटी की टीमें अलर्ट हुई और लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। बिना सुरक्षा के ये अवैध रूप से ऊंची इमारतों को जो खड़ी किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो निर्माण हो चुका है, जिनमें छात्र छात्राएं रह रहे हैं, जिनमें सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनके खिलाफ भी लगातार सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। एक और कार्रवाई जो जवाहरनगर इलाके में सामने आई है, वो आवासीय भूखंड पर बिना सेटबैक को छोड़े बिना ही
निर्माण स्वीकृति के बिना ही G8 बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, यानी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग तैयार की जा रही थी। उसी दौरान यूआईटी की टीम मौके पर पहुंची, जहां यूआईटी के सचिव, डीएसपी, तहसीलदार सहित पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा और वहां उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि हॉस्टल की चट्टे माले से गिरकर कोचिंग छात्र की लाइव मौत के मामले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये कहा जा सकता है कि यूआईटी की टीमें, अग्निशमन विभाग की टीमें और तमाम जो उनसे जुड़ी टीमें हैं वो अलर्ट हुई है और उस मामले में अब ये कहा जा सकता है कि लगातार कार्रवाई जारी है। प्रकाश जी की वो वीडियो जाहिर तौर पर दिल दहला देने वाला था। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 6वीं मंजिल से छात्र की गिरकर मौत हो गई थी। अब यूआईटी बेहद अलर्ट, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर जो यहां पर बिल्डिंग बनाई गई है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन कर अगर इसने बिल्डिंग बनाई है तो उसको अब सीज किया जा रहा है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 और आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ डीएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी ने 3 फरवरी को केस दर्ज कराया था कि ऋतिक बॉक्सर नाम की व्यक्ति ने उसको फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस ने इस मामले में काकू और चंदन को जिला जेल हनुमानगढ़ से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। के जरिए कॉल करके उसने अपना नाम ऋतिक बॉक्सर बताया और कहा 50-60 लाख रुपए दे, नहीं तो घर को जान से मार देंगे। इस पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे अनुसंधान के पश्चात एसएचओ ने और टाउन एसएचओ और डीएसटी इन सभी लोगों ने मुखबिर से व टेक्निकल रूप से पता करके डॉक्टर जैन, पारस जैन को जो धमकी दी थी उसमें जो 2 लड़के गिरफ्तार किए गए थे, हर्ष अरोड़ा व चंदन चिराना, उन दोनों लड़कों ने इस पारुल गोयल की भी रेकी की वह इसके संबंध में सूचनाएं, फोटो, इसके मोबाइल नंबर आगे प्रोवाइड करवाए थे। इन दोनों को आज जेल से जेडी प्रोडक्शन गिरफ्तार किया गया है। कल इनको कोर्ट में दोबारा पेश करके और रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। धौलपुर से खबर है, जहां पर एक स्कूल में पैंथर और भालू दिखा। छात्रावास परिसर में बाउंड्री वॉल पर यह पैंथर दिखाई दिया है। स्कूल परिसर में वयस्क भालू भी दिखाई दिया। चहलकदमी करते हुए स्कूल प्रिंसिपल ने वन विभाग को जब इस बारे में जानकारी दी तो सीसीटीवी कैमरे में ये जो जंगली जानवर हैं इनके वीडियो भी कैद हुए और इसी के आधार पर अब आगे वन विभाग की कोशिश पैंथर और भालू को पकड़ने की। तो स्कूल प्रिंसिपल ने दरअसल जब वो चहलकदमी कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये दोनों जानवर देखे और जंगली जानवरों का ये वीडियो भी वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। वन विभाग फिलहाल इसी सीसीटीवी के फुटेज के जरिए इन्हें ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्कूल परिसर में जो बाउंड्री वॉल है वहां पर ये पैंथर गोल घेरे में आपको दिखा रहे, चलता हुआ बेखौफ नजर आ रहा है। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं वहां पर भालू भी नजर आ रहा है। जंगली जानवर आखिरकार यहां पर स्कूल में कैसे पहुंचे? ये छात्रावास है, हॉस्टल है और इसी की बाउंड्री में यहां पर ये दोनों जंगली जानवर दिखे हैं। जाहिर तौर पर बच्चों में एक तरीके की दहशत का माहौल बना हुआ है। कल रात को हमारा इंस्टीट्यूशन है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का जो छात्रावास का जो जनरल एरिया है वहाँ पे एक पैंथर को दिखाई दिया था। उसको एक्चुअली थोड़ा सा कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का जो एकेडमिक ब्लॉक है और जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है दोनों जगह पे भालू भी आया था। क्यों ये एक फ्रीक्वेंट मूवमेंट आजकल हो रहा है जो वाइल्ड एनिमल्स का। हमने तो वन विभाग वालों को बता भी रखा है बट थोड़ा सा एक डर का माहौल आजकल पैदा हो रखा है, बच्चों में भी हो। चित्तौड़गढ़ जिले के बहुचर्चित नंबाहाइड़ा उपखंड में 2 फरवरी को हुए विकास और बंटी आंजना के हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य 4 नामजद आरोपियों में से 2 अजयपाल जाट और कृष्णपाल सिंह उर्फ कहा सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्हें 15 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला अरविंद आंजना है जो जेल में बंद है। ये वही अरविंद आंजना है जो 1 साल पहले हुए विकास हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का भतीजा है। हुई थी जिसमें मेरा भतीजा जेल के अंदर बंद है और निसंदेह बंद इसलिए है कि उसको जो आज मृतक है बंटी, इन सब लोगों ने मिलकर के घर के बाहर बहुत बुरी तरह से पीटा था
सकते हैं? प्रारंभिक पूछताछ में अभी तक जो जानकारी और जो पूछताछ से इनसे सामने आई है, उसमें जो अजय पाल है ये प्रतापगढ़ जेल में रहा है और उसी समय अरविंद आंजना जो केसुंदा का निवासी है वो भी प्रतापगढ़ जेल में रहा है। और अरविंद आंजना की और बंटी और विकास आंजना की रंजिश जो थी उसी के मद्देनजर उसने इस अजय पाल को जेल में तैयार किया था और अजय पाल के अनुसार उसे 15 लाख रुपए में इस चीज का सौदा तय हुआ था कि वो अपने साथियों को लेकर के और इसको अंजाम देगा। दौसा से सड़क हादसे की खबर है जहां पर 2 बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सिकंदर थाना क्षेत्र के गोलिया मोड़ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बाइक आपस में भिड़ गई। सिकंदर थाना क्षेत्र के गोलिया मोड़ पर यह हादसा हुआ है और इस भिड़ंत में 2 लोग घायल हुए हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दो पुलिस थाने और 4 पुलिस चौकियां, फिर भी हरी लकड़ियों से भरी पिकअप वैन बेरोक टोक कैसे झुंझुनू का बॉर्डर पार कर पहुंच जाती है हरियाणा। क्या तस्कर इतने ताकतवर हो गए हैं या फिर ये मिलीभगत का एक खेल है? न्यूज 18 के कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर वन विभाग और पुलिस दोनों को शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए। क्या लकड़ियों की तस्करी इतनी आसान है या फिर सब जानकर भी जिम्मेदार अनजान है? रोज 50 पिकअप वैन पहुंच रही बॉर्डर पार। न्यूज 18 के कैमरों में कैद अवैध कारोबार। खुल गई वन विभाग और पुलिस की पोल। नहीं यकीन हो तो सुनिए जवाब गोल मटोल। वन अधिकारी चिटावा खेतड़ी हमारा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है उनको पाबंद किया हुआ है और सडनली रेगुलर वो गश्त कर रहे हैं। और कितना भोला जवाब है साहब का। वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं DFO RK हुड्डा। अरे साहब इतने भी भोले मत बनिए। देखिए इन तस्वीरों को जो न्यूज 18 के कैमरों ने कैद की है। ये आपके अधिकार वाले इलाके की है। गिनते जाइए, गिनती खत्म हो जाएगी, गाड़ियों की कतार खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। झुंझुनू के जंगलों में हरी लकड़ियां काटी जाती हैं और इन पिकअप वैन में भरकर भेज दी जाती है बॉर्डर पार हरियाणा। क्या इन तस्वीरों को देखकर भी आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? अगर आप इस बारे में वाकई अनजान हैं तो बड़ा ही शर्मनाक है। या फिर कोई मिलीभगत का खेल तो नहीं चल रहा है। साहब बड़े गर्व से बता रहे हैं कि कभी इनकी टीम ने 17 गाड़ियां जब्त की थी और जुर्माना भी वसूला था। वन अधिकारी चिटावा खेतड़ी हमारा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है उनको पाबंद किया हुआ है और सडनली रेगुलर वो गश्त कर रहे हैं और काफी बड़ी कार्रवाई की है। उसमें अवैध रूप से चाहे कोयले का परिवहन होता है उसमें भी हमने कार्रवाई की है, अर्डू है और जो हरियाणा जा रही है बिना टीपी के दूसरे राज्य में उनमें सबके शीशम के विरुद्ध है, खेजड़ी के विरुद्ध है, काफी प्रभावी कार्रवाई की है। लकड़ियों की अवैध तस्करी रोकने में वन विभाग की कितनी दिलचस्पी है ये तो DFO साहब के जवाब से साफ हो गया है। जिले के SP साहब तो सीधे सीधे पल्ला ही झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं लकड़ियों की तस्करी रोकना वन विभाग का काम है। हालांकि ये जोड़ने से वो नहीं चूकते। वन विभाग से कोऑर्डिनेट करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जिले के पुलिस कप्तान का ही ऐसा रवैया हो, क्यों ना हो तस्करों की चांदी। ये मूल रूप से कार्य वन विभाग का है। वन विभाग को जिस भी प्रकार से साधन संसाधन की जाब्ते की आवश्यकता होती है पुलिस द्वारा वो उपलब्ध करवाया जाता है। पूर्व में भी थाना चिड़ावा, थाना सूरजगढ़ द्वारा प्रभावी कार्यवाही जो है इसमें की गई थी। आगामी समय में इस समस्या के लिए विशेष रूप से अभियान चलाकर वन विभाग से सामंजस्य स्थापित करके इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। दरअसल झुंझुनू में इन दिनों लकड़ी तस्करों की चांदी है। रात का अंधेरा घिरते ही ये लकड़ी तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। आप खुद ही देखिए न्यूज 18 के कैमरों में कैद इन तस्वीरों को। एक के बाद एक हरी लकड़ियों से भरी पिकअप वैन पुलिस और वन विभाग की नाक के नीचे से गुजरती है और पहुंच जाती है हरियाणा में। खेतड़ी, गुढ़ा, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ इलाकों में हरी लकड़ियों की तस्करी जोरों पर है। इन इलाकों में हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। लकड़ियां पिकअप वैन में लादी जाती हैं और फिर पहुंच जाती हैं हरियाणा। सबसे बड़ी बात ये
कि गाड़ियां झुंझुनू के 2 पुलिस थानों और 4 चौकियों से होकर गुजरती है, लेकिन कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। यही बात वन विभाग के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण कुमार शेखावत की रिपोर्ट। नगर निगम ग्रेटर में बजट सीधे सरकार को भेजने की तैयारी करने पर पार्षद के साथ ही डिप्टी मेयर ने भी नाराजगी जताई है। जहां एक और मेयर ने सीधे सरकार को भेजने की बात कही है, तो वहीं अब पार्षदों के साथ ही उप महापौर पुनीत कर्णावत ने बजट को साधारण सभा से ही पास करवाने को जरूरी बताया है। डिप्टी मेयर का कहना है कि बजट हमेशा जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से बनाए जाने वाला वो दस्तावेज है जो किसी भी क्षेत्र के विकास का रोड मैप होता है। 15 फरवरी तक बजट पेश कर सरकार को पेश करने को बाध्यकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि 31 मार्च तक तो पहले ही बजट पारित है। कोटा में पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान लोगों ने हाथ में मोमबत्ती लिए। युवाओं ने 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कल पुलवामा अटैक की 4थी बरसी और इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से शहर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीदों को नमन करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही शहीदों को याद किया गया। 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर में पुलवामा में जब कॉन्वॉय जा रहा था, हजारों की संख्या में जवानों का तो उस वक्त आरडीएक्स से भरी हुई वाहन जो कि जैश-ए-मोहम्मद की थी वो टकरा गई और उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। बढ़ते आगे, 42 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीत कर लौटी राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम का शानदार स्वागत हुआ। आरवीए वॉलीबॉल एकेडमी का स्वागत और आपको बता दें कि एसएमएस स्टेडियम में जयपुर में किया गया। गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में सर्विसेज सेना को सीधे सेंटरों में 3-0 से हराकर 42 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान ने इससे पहले 1981 में यानी कि 1981 में फरीदाबाद में नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दुष्यंत जाखड़ की कप्तानी में टीम के बेहतरीन प्रदर्शन पर खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त की है। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता वॉलीबॉल खिलाड़ियों को ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।